जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी प्रॉब्लम के हल सहित पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। एंड गाइस, जो आपके सवाल आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि सर हम कैसे इस फॉर्म को भरे बिना किसी मिस्टेक के, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट OTP प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट को कुक की ट्रेड पर अप्लाई करना है, किसी को वाटर कैरियर पर अप्लाई करना है एंड किसी को माली की पोस्ट पर अप्लाई करना है। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट के सवाल ये भी थे कि क्या सिंपल 10वीं से अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आपका वाटर कैरियर है, माली है और आपका सफाई कर्मचारी है, वो ट्रेड है जिन पर सिंपल 10वीं से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनका कोई ITI का ट्रेड नहीं होता। और इसमें बस आपको जो भी, जैसे कि वाटर कैरियर हुआ, आपका सफाई कर्मचारी हुआ, फिर आपका माली हुआ, इनमें आपको बस उस काम की नॉलेज चाहिए। और नॉलेज भी इतनी नहीं होती कि उसके लिए आपको कोई कहीं पर सर्टिफिकेट लेना पड़े। आप वो काम आराम से घर बैठ कर भी सीख सकते हैं, और उसका अगर छोटा मोटा सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए वो भी आप बनवा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। और गाइज, आप मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ बोल दिया गया कि आप मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए इस वीडियो को देख लीजिए और इसमें देखते हुए फॉर्म कैसे फिल करना है बिना किसी मिस्टेक के, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, पूरी जानकारी समझ लीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि टोटल 9195 पोस्ट पर यह भर्ती आई हुई है। इसके फॉर्म आप लोग 19 मई 2026 तक भर सकते हैं। इसमें कांस्टेबल मेल के लिए 9105, कांस्टेबल फीमेल के लिए 107 और जो आपकी पायनियर विंग में मैसन इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी, इस पर 20 पोस्ट निकाली गई है। अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो यहाँ पर आपको दी गई है। अगर आप ट्रेड्समैन पर अप्लाई करेंगे तो 10वीं, और साथ ही जिस ट्रेड में आपको अप्लाई करना है उस ट्रेड में आपके पास 2 ईयर की ITI या फिर 1 ईयर की ITI हो। और जैसे कि वाटर कैरियर हुआ, फिर आपका माली, सफाई कर्मचारी, ये ऐसे ट्रेड है जिस पर आप सिंपल 10वीं से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर ये सभी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद जो यहाँ पर दी गई है, आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आपने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा, तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको रजिस्टर, इसके ऊपर क्लिक करना है। देन इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट फुल नेम एज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, यानी कि जो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट है उसमें जो आपका नाम दिया गया है वो नाम आपको यहाँ पर लिखना है। और गाइज, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर आप यहाँ पर आपका नाम लिखिएगा। फिर आप आपकी ईमेल ID डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर डालिए और फिर जनरेट OTP के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब गाइज, आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर OTP सेंड किया गया है। तो आप यहाँ पर पहले जो नंबर के ऊपर OTP मिला है वो OTP डालिए, और फिर जो ईमेल के ऊपर OTP आया है, आप जब ईमेल चेक करेंगे तो आपको वहाँ पर OTP देखने को मिल जाएगा। अगर लेट हो गया है, OTP आपको तुरंत नहीं आया, तो थोड़ा सा वेट कर लेना है, या फिर जो आपका स्पैम फोल्डर है वो आपको चेक कर लेना है। कई बार थोड़ा वक्त लग जाता है जब वेबसाइट का सर्वर डाउन होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि OTP नहीं आएगा। OTP आपका 100% आएगा, बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है अगर आपको तुरंत OTP न आए। और अगर आपको तुरंत OTP आ जाए तो आप यहाँ पर डाल देंगे इस तरह से, और फिर वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देन गाइज, इस तरह से आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आप यहाँ से इसको इस तरह से क्लोज कर देंगे, और क्लोज करने के बाद में आपको अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन एंड पायनियर की जो वैकेंसी है वो देखने को मिल जाएगी। अब आप अप्लाई हियर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने इस तरह से जानकारी आएगी। आप यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ आएंगे और आपकी जो आइडेंटिटी डिटेल है वो एंटर करेंगे। इसमें आपको बताना है कि आप आपकी ID कौन सी ID से वेरीफाई करना चाहते हैं, जैसे कि पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, वोटर ID। तो जिस भी माध्यम से कराना चाहते हैं वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। और जैसे कि मैंने आधार सेलेक्ट किया, तो फिर आपको जो भी ID आपने सेलेक्ट किया है, आइडेंटिफिकेशन नंबर के अंदर उसी ID का नंबर डालना है। फिर आता है नेम ऑन आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जो आपकी ID है उसके ऊपर आपका नाम क्या है वही एग्जैक्ट नेम आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आएगी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। इस तरह से आप आइए और जो आपका ईयर है बर्थ का पहले आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से आपको आपका मंथ सेलेक्ट करना है, और मंथ सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ से डे सेलेक्ट करेंगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसके बाद आपको आपकी नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। फादर नेम आपका जो भी है वो फादर नेम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद गाइज, आप यहाँ पर देखेंगे मदर नेम, तो आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। फिर परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन बॉडी, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, निशान आप
आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, चाहे जलने का निशान हो, चाहे कटने का, या फिर कोई बर्थ मार्क, आप उस निशान के बारे में यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स, विडो, विडोवर, जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आती है डोमिसाइल डिटेल। आपसे पूछा कि क्या आपके पास डोमिसाइल है या फिर पीआरसी सर्टिफिकेट, क्या आपके पास डोमिसाइल या पीआरसी प्रमाण पत्र है, तो ये आपको यस करना, नहीं तो आप नो करेंगे। यस करने पर आपको यहाँ पर आपके निवास प्रमाण पत्र की जानकारी देनी है। जैसे कि एक सवाल आता है पहले ही कि क्या आप अपने मूल राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे राज्य केंद्र शासित प्रदेश में प्रवासित हुए, यानी कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में गए हो। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप जहाँ पर आपका जन्म हुआ है अभी भी वहीं रह रहे हैं तो आपको इस वाले ऑप्शन में नो कर देना है। फिर आता है स्टेट ऑफ ओरिजिन, यानी कि आप कौन सी स्टेट के निवासी है, वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओरिजिन, यानी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर रह रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। और फिर जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसका नंबर आपको यहाँ पर डालना है। मैं आपको यहाँ पर डेमो के लिए दिखाता हूँ कि निवास प्रमाण पत्र किस तरह का होता है। तो चलिए आपको यहाँ पर दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके और आप सही तरीके से बिना किसी गलती के अपनी इन्फॉर्मेशन भर सके। तो अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि यूपी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है। इसमें जो प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने नंबर लिखा है वही आपका निवास प्रमाण पत्र का नंबर होता है। तो आपको यहाँ पर डोमिसाइल पीआरसी सर्टिफिकेट नंबर के अंदर जो नंबर मैंने आपको बताया जो यहाँ पर लिखा होता है वो नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आती है कैटेगरी रिजर्वेशन। तो उसके पहले आपको यहाँ पर बताना है कि आपका रिलीजन क्या है, जो भी है वो रिलीजन आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। कास्ट कैटेगरी अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आप ओबीसी है तो आपको ओबीसी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर के अंदर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसका नंबर आपको देना होगा। तो मैं आपको यहाँ पर वीडियो में दिखा देता हूँ। ये कास्ट सर्टिफिकेट है गाइज, ये तो है यूपी स्टेट के द्वारा जारी हुआ स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट। बट गाइज आपके पास यहाँ पर जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सेंट्रल का बना होना चाहिए। तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होता है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये एक सेंट्रल स्टेट के द्वारा जारी हुआ कास्ट सर्टिफिकेट है, क्योंकि ये भर्ती सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। तो जो आप कास्ट सर्टिफिकेट यूज करेंगे वो सेंट्रल का बना होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको जो नंबर फिल करना है वो कहाँ पर मेंशन होता है मैं आपको बता दूँ। आपसे यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर मांगा है और इसमें आप देख सकते हैं ये सेंट्रल का है। इसमें यहाँ पर आवेदन क्रमांक के नीचे प्रमाण पत्र क्रमांक लिखा है। तो ये जो प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने नंबर लिखा है वही नंबर आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर के अंदर डाल देंगे। अब आता है कि सर्टिफिकेट इश्यूइंग स्टेट, यानी कि कौन सी स्टेट ने इसको जारी किया। तो जो सर्टिफिकेट है ये जारी हुआ है यहाँ पर मेरा उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा। तो आपका जिस भी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सर्टिफिकेट इश्यूइंग डिस्ट्रिक्ट, यानी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जारी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कौन सी अथॉरिटी ने इसको जारी किया है। ये सर्टिफिकेट जनरली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, डिप्यूटी कलेक्टर इन पोस्ट के द्वारा जारी होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा सर्टिफिकेट इनमें से कौन सी अथॉरिटी ने जारी किया है। आपको आपका सर्टिफिकेट देखना है। अभी ये आप देख सकते हैं मेरे पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है और इसमें यहाँ पर सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा है तहसीलदार। तो आप यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट चेक करेंगे और उसमें सक्षम अधिकारी के बाद में जो भी लिखा है वो पोस्ट को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट इश्यूइंग डेट, तो आप यहाँ पर देखेंगे जारी दिनांक। तो जारी दिनांक के सामने जो भी डेट लिखी है वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। गाइज मैं आपको बता दूं कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपका 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं ये 3 साल से पुराना नहीं चलते हैं। तो आपको यहाँ पर ऐसा सर्टिफिकेट देना है जो कि 3 साल से ज़्यादा पुराना न हो। तो आप यहाँ पर आएंगे और जो डेट आपको यहाँ पर दी गई है वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब आता है आपका अदर रिजर्वेशन डिटेल। यहाँ पर पूछा है मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, भर्ती का तरीका। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या एक्स सर्विसमैन, तो अगर आप फ्रेशर है तो आप डायरेक्ट एंट्री डी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछा कि क्या आप एक भूतपूर्व सैनिक है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो ही रखेंगे या फिर ये ऑटोमेटिकली नो ही रहेगा अगर आप यहाँ पर डी में मोड ऑफ रिक्रूटमेंट में डी सेलेक्ट करते हैं। अब सवाल पूछा कि क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है, यानी कोई केस पेंडिंग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद क्या आप 1984 दंगों में मारे गए पीड़ितों के बच्चे या फिर आश्रित है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर देना है। क्या आपके पास कोई उपलब्धि है, कोई अचीवमेंट है स्पोर्ट्स में, अगर हाँ तो यस, यस करने पर आपको बताना है उसका विवरण, नहीं तो आप
यहाँ पर नो कर देंगे। फिर पोस्ट सिलेक्शन में आपको यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है कि आप यहाँ पर ये जो वैकेंसी निकली है कांस्टेबल ट्रेड्समैन पर, उसमें से कौन से ट्रेड पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो जिस पर भी आपको अप्लाई करना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर माली सेलेक्ट कर लिया। अब आप सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एड्रेस डिटेल आती है। तो पहले आप आपका परमानेंट एड्रेस भरेंगे। जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। मैं ये फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ तो यहाँ पर मैं इस तरह से डेमो लिख देता हूँ, बट आपका जो एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पर इस वाले सेक्शन में भर देंगे। फिर जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद जो आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट कौन सी अपनी वो डिस्ट्रिक्ट आपको बतानी होगी। आपका जो विलेज है या फिर सिटी है तो उसका क्या नाम है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। नज़दीकी पुलिस स्टेशन कौन सा है वो आप यहाँ पर फिल कर देना। उसके बाद में पोस्ट ऑफिस आपका कौन सा है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। एंड देन आपका तहसील का नाम क्या है वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर नीचे आता है कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम ही है तो गाइज आपको यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस इस बॉक्स को टिक कर देना है। बट अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से आप कोरस्पोंडेंस एड्रेस में अपना प्रेजेंट एड्रेस भर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज़ यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ जाएगा। तो क्वालिफिकेशन टाइप में आप सबसे पहले एसएससी मैट्रिक हाई स्कूल ये वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। फिर जो 10वीं का सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की थी वो साल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे बोर्ड यूनिवर्सिटी स्टेट। तो आपका जो स्टेट है वो कौन सा है जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया। अब आपको बताना है उत्तर प्रदेश में आपने कौन से बोर्ड से आपकी 10वीं पास की है। जैसे कि यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, अदर बोर्ड है, पंजाब स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, स्टेट बोर्ड है और स्टेट टेक्निकल बोर्ड है। गाइज अगर आपको ये नहीं देखने को मिल रहा है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ बट यहाँ पर यूपी बोर्ड नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि जो स्टेट बोर्ड होता है, स्टेट बोर्ड का अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका यूपी बोर्ड माना जाएगा। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश से अप्लाई कर रहे हैं या फिर बिहार से अप्लाई कर रहे हैं तो आप बिहार यहाँ पर सेलेक्ट करके बोर्ड यूनिवर्सिटी स्टेट के अंदर बोर्ड यूनिवर्सिटी में यहाँ पर स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली आपका जो बिहार बोर्ड है वो माना जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो मैंने उत्तर प्रदेश से की है और मैं यहाँ पर स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ तो इसका मतलब है कि यूपी बोर्ड से मैंने अपनी 10वीं की है। अब आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो जानकारी ऐड हो जाएगी। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अगर आपने 12वीं किया तो 12वीं की जानकारी सेम तरीके से भर देनी है। सर्टिफिकेट नंबर, आपका पासिंग ईयर, आपका स्टेट जहाँ से की है और फिर आपका बोर्ड। अगर आपने डायरेक्टली इसके बाद में कोई डिप्लोमा किया तो आप डिप्लोमा की जानकारी भर सकते हैं जैसे कि अभी मैंने आपको फिल करके दिखाई है। और गाइज अगर आपने ITI की है तो आप यहाँ पर इसके बाद ITI सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका जो ITI का सर्टिफिकेट नंबर है, अगर आपका 1 ईयर का कंप्लीट हुआ तो आप पहले ईयर का जो सर्टिफिकेट मिला है या मार्कशीट मिली है उसका जो नंबर है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। किस साल के अंदर आपने क्वालिफिकेशन की है वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर बताना है आपकी स्टेट कहाँ से की है तो चलिए स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देना है। यहाँ पर काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी देखने को मिल रही है। अगर इसमें है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करने पर गाइज आप यहाँ पर नीचे ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये जानकारी आपकी इस तरह से ऐड हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आती है आपकी यहाँ पर अगेन पोस्ट की इन्फॉर्मेशन। तो सिलेक्ट पोस्ट के ऊपर क्लिक करके आप आपकी पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर माली है, इस पर आप सिंपल 10वीं से अप्लाई कर सकते हैं। वाटर कैरियर की पोस्ट पर भी सिंपल 10वीं से अप्लाई कर सकते हैं। वॉशरमैन की जो पोस्ट है इस पर भी आप सिंपल 10वीं से अप्लाई कर सकते हैं। और सफाई कर्मचारी की पोस्ट पर भी आप सिंपल 10वीं से अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें ITI का सर्टिफिकेट नहीं होता है। बस हाँ, आपके पास जहाँ से आपने काम किया है वो काम की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए क्योंकि ट्रेड टेस्ट में आपसे वो काम करा करके देखा जाएगा जो कि उस वाली पोस्ट पर या फिर उस वाले ट्रेड में आता हो। इसके बाद यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10वीं है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए कि हाँ मेरे पास 10वीं है। और आपको यहाँ पर यस करने पर जो 10वीं की डिटेल है वो एंटर करनी है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ यूपी बोर्ड। इसके बाद में आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है रोल नंबर जो भी था आपका वो रोल नंबर आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा इस तरह से जैसे कि मैं आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर रोल नंबर लिखा और जो भी आपका 10वीं का रोल नंबर था वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर उसके बाद में कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। ऑब्टेन्ड मार्क्स, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑब्टेन्ड मार्क्स, जो भी आपको आए थे वो आप यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। और फिर उसके बाद में टोटल मार्क्स क्या थे वो आप यहाँ पर इस तरह से फिल कर देंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर है कि मस्ट बी प्रोफिशेंट एंड वर्क इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, यानी कि जोन से भी ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपको प्रोफिशेंट होना ज़रूरी है, यानी कि अच्छी खासी नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए और यस करने के बाद में आपको यहाँ पर लिखना है आई हैव।
तो मैंने यहाँ पर आई हैव नॉलेज ऑफ द रेस्पेक्टिव ट्रेड, तो आपको इस तरह से लिख देना है जिससे कि आपको यहाँ पर ये बताने का ऑप्शन मिल रहा है कि हाँ जो आपने यहाँ पर ट्रेड में यस किया है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आपने यस तो कर दिया और फिर आपको डिटेल में बता देना है, या आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि मैंने जो ट्रेड यहाँ पर सिलेक्ट किया है उसकी मुझे अच्छी खासी नॉलेज है, मैं उससे संबंधित सारे काम जानता हूँ जो भी है। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे ऑप्शनल में ऑप्शन है, अगर आप जो आपकी पायनियर की वैकेंसी है जिसमें कि मेसन और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है इस पर भी अप्लाई करना चाहते तो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर सिंपली सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फोटो में आप आपका फोटो अपलोड कर देंगे। पहले जान ले कि फोटो का साइज 50 से 100 KB के बीच में हो, सिग्नेचर का साइज 50 से 100, अदर सर्टिफिकेट का साइज भी आपका यहाँ पर 100 KB से 500 KB रखा है। अब क्या करेंगे, पहले आप फोटो सिलेक्ट कर लेंगे, फिर आपका सिग्नेचर, उसके बाद में आपका कास्ट सर्टिफिकेट और उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका जो 10वीं का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपकी 10वीं की सर्टिफिकेट है वो आपको सेलेक्ट करनी है, ओपन करना है, इस तरह से आपकी फ़ाइल आ जाएगी। फिर अगर आप ITI भी किए हो तो ITI का सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे, या फिर जो भी ITI से जुड़ा हुआ आपके पास सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। मैंने ITI की जानकारी भरी है इसलिए मेरे सामने ITI सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। अब मैं यहाँ पर टिक करता हूँ, इसके बाद आप सेव और नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने है। सभी जानकारी चेक करते हुए नीचे की तरफ आइए और फिर यहाँ पर टुडे डेट आपको देखने को मिलेगी। साथ ही आप पहले इसमें लिख देंगे उस स्टेट उस सिटी का नाम जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ पर आपको आपके गांव का नाम नहीं लिखना है आपको, बल्कि अपने सिटी का नाम लिखना है। तो जो भी आपकी सिटी है वो सिटी आप यहाँ पर लिख दीजिए और उसके बाद सेंटर प्रेफरेंस में किस लोकेशन पर आप अपना एग्ज़ाम सेंटर रखना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। इन्हीं लोकेशन पर आपके एग्ज़ाम होंगे और आपके फिजिकल होंगे, तो आपको लोकेशन इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेनी है। फिर फीस का अमाउंट आएगा, वैसे SC ST के लिए कोई फीस नहीं है और जनरल OBC के लिए 100 रुपये फीस है, बट यहाँ पर 47.20 यानी कि 20 पैसे ये आपसे पोर्टल चार्ज के रूप में एक लॉलीपॉप लिया जा रहा है। ये लॉलीपॉप आप इनको दे रहे हैं, चलिए लॉलीपॉप समझ करके दे दीजिए। वैसे तो बोला है कि फ़ीस नहीं मांगी है, बहुत सारे फॉर्म मैंने देखे कि अगर ये बोल दिया जाता है कि फ़ीस नहीं चाहिए तो वो बिल्कुल फ़ीस नहीं चाहिए, वो इस तरह का लॉलीपॉप आपसे नहीं लेते कि पोर्टल चार्ज के रूप में हमें 47 रुपीज़ दे दीजिए। तो ये इनका एक तरीका है आपसे लॉलीपॉप लेने का, जो कि ये ले रहे हैं और आप दे भी रहे हैं। देना पड़ेगा क्योंकि आपको भी फॉर्म भरना है, और अगर आप SC ST है तो फिर 47 रुपीज़ का ये लॉलीपॉप देना पड़ेगा आपको, और अगर आप जनरल OBC है तो फिर आपको एक्स्ट्रा 47 रुपीज़ का ये लॉलीपॉप देना है। और उसके बाद यहाँ पर आप पेमेंट गेटवे देखेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर टिक करके पे नाउ इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देन गाइज यहाँ पर आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपकी फीस, कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI यानी कि जिस माध्यम का इनमें से इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। आप यहाँ पर जनरेट QR के ऊपर क्लिक कीजिए और अपना ये QR कोड स्कैन करके फीस पे कर दीजिए। जैसे ही फीस जमा हो जाए तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। प्रिंट आउट लेने में कोई इशू हो जाए तो आप अगेन अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना और फिर यहाँ से गाइज आपको इसमें क्या करना है, डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको क्लोज कर देना है और यहाँ पर आप आपके फॉर्म का जो स्टेटस है वो भी देख सकते हैं, और यहाँ से आप इसका अगर फी पेमेंट नहीं कर पाए तो पे भी कर सकते हैं अगेन, और अपना फॉर्म का प्रिंट भी फाइनल यहाँ से ले सकते हैं। इस तरह से गाइज आप लोग CRPF ट्रेड्समैन ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।